परवीन को उसने सिर्फ यही बताया था कि उसे सेठ हांडीवाला के साथ 2 रातें और दिन गुजारना है और रवानगी पर उसे अपनी मंजिल से सेठ से चोरी छुपे आगाह करना है ताकि सेठ को शक भी ना गुजरे और खानम भी बाखबर रहे। परवीन बेचारी ने हॉन्को की तरह सर हिला दिया। उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि उसे किसी चक्कर में कुर्बानी की बकरी बनाया जा रहा है। परवीन को इस बात का एहसास तो ज़रूर होने लगा था कि इस सीरियल में काम करने और कुछ अखबारात में मॉडलिंग करवाने के बाद से वो इस शहर की नंबर 1 मॉडल और एक्ट्रेस बन चुकी है, लेकिन उसके लाशऊर में ये बात नक्श होकर रह गई थी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खानम की बदौलत है, जिसने परवीन को, जो एक मामूली सी तवाइफ की नाजायज़ औलाद थी और किसी तरह मैट्रिक पास कर लिया था, ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। जब से वो खानम के ज़ेरे हिफाजत आई थी उसकी तरक्की होने लगी थी। खानम ने एक मंसूबा बंदी के साथ उसे कदम पे कदम आगे बढ़ाया था। उसकी माँ और जेली बाप को उसकी 2 बहनों और हिरवन के आदि भाइयों से गंदे इलाके से निकालकर शहर में एक घर रहने के लिए लेकर दिया था और इन खिदमात के एवज अगर वो परवीन की जान भी मांगती तो उसे देने से क्या इनकार था। दूसरी लड़कियों के बरअक्स जिन्हें खानम मामूली बात पर पीट डालती थी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया गया था। सिर्फ 1-2 मरतबा गुस्से में उसने परवीन को 1-2 थप्पड़ ज़रूर मारे थे, लेकिन ये भी उसका हक था। परवीन के वालिदैन को खानम की तरफ से ईमानदारी से उनका हिस्सा मिल जाता था और परवीन के लिए आसाइशों के तमाम दरवाजे खुले थे। उसके वालिदैन को इल्म था कि ये सारी रौनक मेला सिर्फ और सिर्फ खानम की वजह से है। अगर उसने इस मरले पर भी हाथ खींच लिया तो शायद फिर उन्हें दोबारा इस बाजार में वापस जाना पड़े, जहां जाने का तस्वुर ही बड़ा हौलनाक था, क्योंकि अब हालात बदल चुके थे और इस बाजार के दरवाजे भी उन पर बंद हो चुके थे। ज़रा होशियारी से, समझ गई ना, उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए खानम ने कहा। जी खानम, आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। उसने अतात गुजारी का भरपूर मुजाहरा किया। इस मोए वैशी को ज़्यादा फ्री ना होने देना। अभी तुम्हें बहुत तरक्की करनी है और याद रखना, जब तक तुम्हारा जिस्म कायम है ये बड़े बड़े सेठ कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे अपनी तोंदे हिलाते फिरेंगे। उन्हें तुम्हारी एक्टिंग से, तुम्हारी मॉडलिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इन मूजियों का अगर कुछ ताल्लुक है तो सिर्फ तुम्हारी जिनसी कशिश है। खानिम ने पेशावर नायका की तरह उसे समझाते हुए कहा। मैं जानती हूँ खानम, मैं जानती हूँ। उसने अपने होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट जमाई। वाकई परवीन से ज़्यादा इस तल्ख सच्चाई का अदराक और किसको था। उसने ज़िंदगी के तमाम जीने अपने बदन की सीढ़ियों पर पाँव रख कर सर किए थे। अगर उसके पास खूबसूरत चेहरा और जिस्म न होता तो उसके जेली बाप की उम्र जितना स्याह मुंह और मोटी तोंद वाला टीवी डायरेक्टर उसे इस सीरियल में शायद नौकरानी का रोल भी न देता। उसे अगर कुछ मिला था तो खानम के ताल्लुक और उसके हाथों परवीन के बेहतरीन इस्तेमाल की बदौलत। दोनों सपैर को प्लाजा में पहुंच गईं। ये सेठ हांडीवाले के शहर में मौजूद बहुत से दफातर में से एक दफ्तर था, जिसको खसूसी अहमियत इसलिए हासिल थी कि यहाँ वो ख़ास मेहमानों को बुलाया करता था या फिर बहुत अहम किस्म की बिजनेस मीटिंग हुआ करती थी। सेठ ने दोनों का बड़े जीत जान से इस्तकबाल किया। उनके एजाज़ में इंतहाई पुरतकल्लुफ़ चाय बहुत कीमती कराकरी में पेश की गई। खानम कुछ देर बैठकर चली गई। उसकी रवानगी के फ़ौरन बाद ही सेठ ने बेतकल्फ़ी का मुजाहरा शुरू कर दिया, जो परवीन के लिए नई बात नहीं थी। मेरे ख्याल यहाँ मुनासिब नहीं, उसने सेठ से कहा। जैसे आपका हुक्म, सेठ ने जोकरों की तरह सीने पर हाथ बांधे और तरंग में आकर उसे आपने 2-3 मज़ाफ़ाती बंगलों के मुतल्लिक बताकर उसकी चॉइस दरियाफ्त की। परवीन ने उनमें से एक का नाम ले दिया। ठीक है, अभी वहीं चलते हैं। मैं ज़रा 5 मिनट लूँगा, आपको ज़हमत तो होगी, माजरत। हांडीवाला ने अपना बड़ा सा सर असबात में हिलाते हुए कहा और उससे इजाज़त लेकर दूसरे कमरे में चला गया। शायद वो इन 5 मिनटों में अगले 2 दिन के प्रोग्राम निपटाने गया था, जो उसे परवीन के साथ अपने उस बंगले में गुजारने थे।
ये कमरा हर लिहाज से किसी 5 स्टार होटल का स्वीट दिखाई दे रहा था, जहां इंतहाई कीमती फर्नीचर भी था और टीवी के साथ एक बड़ी स्क्रीन लगाकर उसे सिनेमा की शक्ल दे दी गई थी। परवीन ने उसके बाहर निकलते ही अपने मोबाइल फ़ोन पर खानम का नंबर मिलाया और उसे अपनी अगली मंजिल से आगाह करने के फ़ौरन बाद बंद कर दिया, जिसके बाद उसने मुल्हका बाथरूम का रुख किया और अपना मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई। अब वो टीवी से दिल बहलाने लगी थी, जिस पर दुनिया के करीबन तमाम चैनल्स देखने की सहूलत हासिल थी। करीबन 10 मिनट बाद सेठ हांडी वाला कमरे में वापस लौट आया। उसने अपने 3-4 मिनट देर से आने पर परवीन से भिखारियों की तरह हाथ बांधकर बार बार माजरत की थी। अब वो रवानगी के लिए तैयार थे। सफर आगाज करने से पहले सेठ हांडी वाला ने सोने का एक कीमती लाकट और नोटों का एक बंडल उसे थमा दिया। ये सब कुछ आपके शायान शान तो नहीं, लेकिन ये हमारी तरफ से दोस्ती के आगाज पर यह तोहफा कबूल फरमाइए। और परवीन ने बड़ी नखोत और नाजो अंदाज से तोहफा कबूल फरमा लिया। थोड़ी देर बाद वो इंतहाई कीमती और आरामदेह मर्सिडीज कार में महवे सफ़र थे। कार ड्राइवर चला रहा था, लेकिन उनके लिए वो बज़ाहिर अंधा, गूंगा और बहरा ही बना हुआ था। करीबन 3 घंटे की ड्राइव उन्हें अपने ठिकाने पर पहुंचा देती, जहां अपनी वहशत और बहमियत को तस्कीन देने का सारा सामान सेठ हांडी वाला ने जमा कर रखा था। हाईवे पर पहुंचने तक शाम गहरी हो चुकी थी। ऑटोमेटिक निज़ाम रखने वाली गाड़ी की लाइटें खुद ब खुद जल गईं। करीबन 1 घंटा के सफ़र में परवीन को एक लम्हे के लिए भी थकान या बेचैनी का एहसास नहीं हुआ था। उसने अपना ज़िंदगी में इतनी आरामदेह गाड़ी कभी नहीं देखी थी। हालांकि 2-3 मरतबा वो खानम के साथ हवाई जहाज़ की फ़र्स्ट क्लास में दारुल हुकूमत के चक्कर लगा चुकी थी, जहां उसके ज़रिए खानम ने अपने काम निकलवाए थे, लेकिन इतने आराम और सहूलत का एहसास तो उसे वहां भी नहीं हुआ था। गाड़ी में मौजूद आइस बॉक्स में मशरूबात सजे थे, जो सेठ हांडी वाला वक्तन फ़वक्तन उसे पेश करता रहा। अपनी मर्जी के म्यूज़िक से वो दिल बहलाते रहे। 1 घंटा मजीद गुजर गया। अब रात ढल चुकी थी। गाड़ी ने मोड़ काटा और हाईवे से उस जैली सड़क की तरफ मुड़ गई, जहां से उन्हें अपने बंगला तक पहुंचना था। स्ट्रीट लाइट का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। उनके चारों तरफ होलनाक सन्नाटा था। यहाँ पर से रात के लंबे और मुहीब साए फैलते ही चले जा रहे थे। यहाँ से आगे 15-20 मील तक दोनों तरफ वैरानी थी, जिसके बाद फिर आबादी का निशान दिखाई पड़ता। अभी वो बमुश्किल 2-2.5 मील ही चले होंगे जब उन्हें सड़क के दरमियान एक जीप खड़ी दिखाई दी। सेठ हांडी वाला ने गाड़ी की हेडलाइट्स में 2 पुलिस के सिपाहियों को टार्च हिलाते हुए देखा। शायद ये कोई पुलिस नाका था। कभी कभी यहाँ पुलिस मुमकिना हिफाजती इक़दामात के तहत नाके लगाया करती थी, लेकिन आज न जाने क्यों उनकी मौजूदगी पर सेठ हांडी वाला को बहुत गुस्सा आया। उल्लू के पट्टे, उन्हें भी आज ही मरना था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ड्राइवर ने उसकी तरफ गर्दन मोड़कर शायद हुक्म दरियाफ्त किया था, क्योंकि सेठ की इजाज़त के बगैर वो पुलिस तो क्या किसी भी एजेंसी के नाके पर गाड़ी नहीं रोक सकता था, खा उसकी जान ही क्यों न चली जाती। ब्रेक पर पाँव रखना, उसे मेरा सही तारुफ न करवाना, सेठ ने कहा और ड्राइवर ने सर हिला दिया। दोनों सिपाहियों के नज़दीक उसने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और ड्राइवर ने सिर्फ अपनी साइड का शीशा थोड़ा खोल दिया। क्या बात है, उसने बड़े दृष्ट लहजे में सिपाहियों से पूछा। लेकिन दोनों सिपाही इस दरमियान टार्च की रोशनी गाड़ी के अंदर फेंककर शायद उसके मुसाफिरों की शनाख्त कर रहे थे। फिर उनके चेहरे खिल उठे। उनमें से एक ने बदस्तूर टार्च जलाए रखी, जबकि दूसरे ने टार्च का रुख जीप की तरफ करके शायद कोई मखसूस इशारा दिया था। जैसे ही उसका इशारा मौसूल हुआ, 3 नकाबपोश जिन्होंने हाथों में कलाशनकोफ पकड़ रखी थी, बर्क की सी तेजी से उनकी तरफ लपके। वो शायद जीप की आड़ में इस तरह छुपे हुए थे कि किसी को दिखाई ही ना दे सकें। उनमें से एक ने हैरत ज़दा और अचानक पड़ने वाली अफ्ताद से कदरे घबराए हुए ड्राइवर की कनपट्टी पर कलाशनकोफ की नाली जमा कर उसे बाहर निकलने का हुक्म दिया। गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, लेकिन ड्राइवर ने, जो सिर्फ वक्ती घबराहट का शिकार होने के बाद अब संभल चुका था, बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि वो गाड़ी भगा नहीं सकता। इस तरह वो सामने 8-10 गज के फासले पर सड़क के ऐन दरमियान खड़ी जीप से टकरा जाएगा।
उसने पहले इस पोजीशन में एक्सीलेटर पर दबाव डालकर निकलने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो अपने सेठ की जिंदगी का खतरा कभी मूल नहीं ले सकता था। अगर जीप को टक्कर मारकर निकल जाता तो भी तीनों कलाशनकोफों से बैक वक्त निकालने वाली गोलियां उन्हें छलनी करके रख देती। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।